रोहित और सोहित दोनों एक ही गांव के, एक ही परिवार के रहने वाले दो सगे भाई थे। दोनों भाइयों में ऐसा प्यार, ऐसा मोहब्बत था कि कभी भी दोनों में एक दूसरे में लड़ाई नहीं होती थी। और उनके पिता उसी गांव के कई साल तक प्रधान रह चुके थे, यानी कि सरपंच रह चुके थे। करीब 5-6 बार उनके पिता जगन्नाथ जब गांव के सरपंच रहे तो लोगों में उनकी एक अच्छी पैठ थी। मतलब कि गांव का कोई भी व्यक्ति अगर उसे रात बिरात कभी भी कोई जरूरत पड़ती थी तो उनके पिताजी हमेशा सहयोग में लगे रहते थे उन लोगों के। जबकि वो अब ग्राम पंचायत के प्रधान नहीं थे, जबकि वो अब सरपंच नहीं थे, लेकिन उनकी आदतों में उस 4-5 बार प्रधानी करने के बाद ये शुमार हो गया था कि जगन्नाथ को कोई भी बखूबी जानता था। मोहल्ले का और 2-4-10 गांव के लोग जानते थे कि अगर जगन्नाथ को रात बिरात कोई भी जरूरत पड़ता है, छोटी सी मोटी चाहे बड़ी से बड़ी, तो जगन्नाथ अपना पैर पीछे नहीं हटाते थे। वो जिस तरीके से लोगों की जो भी मदद हो पाती थी वो करते थे। हालांकि जब वो सरपंच पद से उन्होंने चुनाव लड़ना छोड़ दिया, यानी कि राजनीति से संन्यास ले लिया, तो उन्होंने उसी गांव में ही एक किराने की दुकान डाल दी। और किराने की दुकान थोक वाली थी, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी उस मोहल्ले के, गांव के बगल के लोग आते थे, यहां से सामान खरीद कर जाते थे। क्योंकि जगन्नाथ एक व्यवहार कुशल और मैच्योर आदमी, बुजुर्ग हो गए थे, इसलिए उनकी वो दुकान किराने की दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रही थी। और देखते देखते कुछ सालों में ही जगन्नाथ की वो दुकान कई जिलों तक फेमस हो गई। कई जगहों तक बड़े बड़े व्यापारी उनकी दुकान पर आने लगे थे। अब इनके 2 बेटे होते हैं जिनका नाम मैंने कहानी के शुरू में ही बता दिया है। रोहित की उम्र करीब 20 साल थी, वह इस बार इंटर का छात्र था। सोहित की उम्र करीब 15-16 साल की थी, इस बार कक्षा 10 का छात्र था। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे और घर परिवार पूरी तरीके से संपन्न था। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, क्योंकि मैंने कहानी में पहले ही बताया कि उनके पिताजी गांव के सरपंच रह चुके थे 4 से 5 बार। अब होता क्या है दोस्तों कि एक दिन रोहित और सोहित, अच्छा मजे की बात यह थी कि इनके धनाढ्यपन का, इनके अमीरी का या इनके रईसियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिता जगन्नाथ जब अपने दोनों बच्चों को बाइक लिया था उन्होंने जाने के लिए स्कूल, जब दोनों बच्चे एक बाइक से ही जाते थे तो जिस स्कूल में पढ़ते थे उसमें बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे, जो कि 4 व्हीलर से आते थे, 4 चक्के गाड़ियों से आते थे। तो पिता जगन्नाथ ने कहा कि बेटा ऐसा है कि हम तुम्हें एक कार ले देते हैं और एक ड्राइवर दे देते हैं जिस कार से तुम लोग स्कूल जा सकते हो। पिताजी ने बाकायदा दोनों बच्चों की पढ़ाई को मद्देनजर रखते हुए दोनों के लिए एक कार का प्रबंध किया, एक कार खरीदी और बाकायदा एक ड्राइवर रख दिया जो कि उन्हें समय से स्कूल ले जाता था और समय से स्कूल लेकर आता था। लेकिन अचानक एक दिन जब रोहित और सोहित दोनों अपने कॉलेज पढ़ने जाते हैं, अपने स्कूल पढ़ने जाते हैं, स्कूल में पहुंचते हैं, उनका ड्राइवर उन्हें छोड़कर आता है रोज की भांति। लेकिन दोपहर को जैसे ही इंटरवल होता है, लंच होता है, वैसे ही उनका ड्राइवर आता है और ड्राइवर सीधा प्रिंसिपल साहब की ऑफिस में जाता है, स्कूल के, कॉलेज के। और प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में जाने के बाद वो प्रिंसिपल साहब से 2-4-5 मिनट बात करता है। 2-4-5 मिनट बात करने के बाद प्रिंसिपल साहब रोहित के और सोहित के क्लास टीचरों को बुलाते हैं। प्रिंसिपल साहब को, यानी प्रधानाचार्य साहब को, ड्राइवर ने कुछ ऐसी बातें बताई। प्रिंसिपल साहब रोहित और सोहित के क्लास टीचरों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुरंत उन्हें प्रिंसिपल ऑफिस में, यानी कि प्रधानाचार्य कार्यालय में तुरंत लेकर आओ और इन दोनों बच्चों को घर जाने के लिए अनुमति दे दो। अब रोहित सोहित को जब क्लास से बुलाया जाता है, जैसे ही रोहित सोहित प्रिंसिपल के ऑफिस में आते हैं तो प्रिंसिपल साहब उन्हें बिना किसी कारण बताए कहते हैं कि बेटा तुम्हारे ड्राइवर साहब आ चुके हैं, तुम्हें अभी घर जाना होगा। अब वो दोनों बच्चे प्रिंसिपल साहब से पूछने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमें आज दोपहर में ही घर जाना पड़ रहा है। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि ये बातें आप अपने ड्राइवर से पूछ लेना। अब वो लोग जैसे ही गेट के बाहर आते हैं, देखते हैं कि ड्राइवर अंकल की गाड़ी खड़ी है। ड्राइवर अंकल के पास तुरंत जाते हैं, कार का दरवाजा खोल के अंदर घुसते हैं और ड्राइवर अंकल से कहते हैं कि ड्राइवर अंकल क्या हुआ, आज आप दोपहर में ही हम लोगों को लेने क्यों आ गए। तो ड्राइवर अंकल कहते हैं कि बेटा कुछ नहीं, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है,
अब कुछ देर बाद ही वो चलती हुई कार सीधा इनके दरवाजे पर पहुंचती है। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है, रोहित सोहित दरवाजे का पूरा आलम देखते हैं तो वहां देखते हैं कि लोगों की भीड़ लगी हुई है और बहुत भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी तैनात है। वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर घुसते हैं, उनकी माता उन्हें गले से लगाकर काफी तेजी तेजी से रोने लगती है। जब उनकी माता तेजी तेजी से रोने लगती है तो वो दोनों बच्चे रोते हुए अपनी मां से पूछते हैं कि मां आखिर ऐसा क्या हो गया। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया था जो दोनों बच्चों को आज दोपहर में ही स्कूल से घर वापस आना पड़ा। आखिर ड्राइवर साहब ने प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल साहब को ऐसा क्या बताया कि प्रिंसिपल साहब ने तुरंत बिना कुछ पूछताछ किए ही दोनों बच्चों को दोपहर में ही स्कूल से घर भेज दिया। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था जो पूरे घर पे लोगों की भीड़ और पुलिस फोर्स की भीड़ लगी थी। दोस्तों, जो आज की कहानी है वो आगे कहानी चल के बहुत ही रोचक है, बहुत ही सामाजिक कहानी है। कहानी में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस वही छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सामाजिक कहानियां, क्राइम की कहानियां, दिल को छू लेने वाली कहानियां, समाज में घट रही कहानियां, बहुत सारी कहानियां आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और आपके इस चैनल डीडी स्टोरी स्टेशन पर एक मुहिम चल रही है प्यारे मित्रों। वो मुहिम ये है, लोग भी हमारी कहानियों को सुनते हैं और अपना प्यारा आशीर्वाद कमेंट के माध्यम से देते हैं और अपने दिल की राय कमेंट बॉक्स में बताते हैं। उनका नाम हम कहानी के आखिरी में लेते हैं। बस आपसे एक ही गुजारिश रहेगी कि जब भी आप कमेंट करा करिए, सबसे पहले अपना नाम, कहानी आपको कैसी लगी और कहानी आप किस जिले से, किस प्रदेश से, किस राज्य से देख रहे थे, ये आप जरूर लिख दिया करिए। फिलहाल बिना आपका समय गंवाए कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। अब माताजी जब रोने लगती हैं काफी तेजी तेजी से, तो रोहित और सोहित माताजी से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो उनकी माताजी बताती हैं कि बेटा देखो, कुछ नहीं हुआ है, हुआ बस इतना है कि अब तुम्हारे पिता जगन्नाथ इस दुनिया में नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया है। अब जब रोहित सोहित इस बातों को सुनते हैं तो वही हाल होता है जो एक बच्चा है अभी इंटर में, दूसरा हाई स्कूल में, अभी कितना दिमाग है, कितनी पढ़ाई लिखाई उन्होंने कर ली है। दोनों बच्चे काफी तेजी तेजी से रोने लगते हैं, कहते हैं कि आखिर पिताजी दिख नहीं रहे हैं। तो उनकी मां बताती है कि बेटा आज सुबह सुबह ही वो दुकान का कुछ सामान लाने के लिए गए हुए थे बाजार, और सामान लेकर आ ही रहे थे कि सामने से आ रही एक ट्रक ने तुम्हारे पिता जगन्नाथ को भीषण टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। अब चूंकि उनका पोस्टमार्टम वगैरह होना है, एक्सीडेंट हो गया था, तो उनकी डेड बॉडी जो है वो अस्पताल में है। अब दोनों बेटे जब ये सुनते हैं तो चूंकि सोहित अभी छोटा था, रोहित बड़ा था, सोहित को इतनी समझ नहीं थी, हाई स्कूल में था, लेकिन रोहित जितना मिच्योर नहीं था। अब रोहित और सोहित अपनी मां को लेकर सीधा अस्पताल पहुंचते हैं। कुछ देर के बाद ही उनको बॉडी जो है उनके सुपुर्द कर दी जाती है, और इधर फिर रोहित सोहित अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और बहुत सारे सामाजिक लोगों के साथ, काफी लोगों के बीच पिता की पार्थिव शरीर को घर लेकर आते हैं और उनका बाकायदा अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद 13 दिन बाद उनका 13वीं संस्कार वगैरह जैसे तैसे निपटाया जाता है। अब जब 13वीं संस्कार निपट जाता है तो रोहित को यह लगता है, यानी कि बड़े बेटे को यह लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पिताजी इस नगर के, इस क्षेत्र के, इस जिले के सबसे बड़े थोक के किराने के व्यापारी थे। उन्होंने कई बार पंचायत का चुनाव भी जीता है, यानी कि वो प्रधान भी रह चुके हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने पुरानी रंजिश बस हमारे पिता की हत्या की हो और उस हत्या को इस एक्सीडेंट के रूप में प्रदर्शित कर दिया हो, दिखा दिया हो, ताकि किसी को कोई पता ना चले। कि रोहित फिर बाद में पुलिस में भी जाता है, पुलिस उसकी जांच भी करती है, और जांच करने के बाद पता चलता है रोहित के पिताजी जगन्नाथ के एक मित्र थे जिनका नाम था भंवर सिंह। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी बचपन में,
और दोनों एक साथ ही पले बढ़े थे। भंवर सिंह कई बार जगन्नाथ के खिलाफ चुनाव लड़ चुके थे तथा जब जगन्नाथ ने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया उस बार भी भंवर सिंह ने बाकायदा प्रधानी का चुनाव लड़ा था, लेकिन भंवर सिंह के मंसूबे पर पानी इसलिए फिर गया था क्योंकि जगन्नाथ जो थे वो जनता के बीच में उठते बैठते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे, हर एक को ऊपर नीचे शादी ब्याह, वो ग्राम सभा, वो गांव के लोगों के बीच जरूर जाते थे। पूरी जांच करके भंवर सिंह को दोषी करार देती है, कोर्ट में कुछ दिन केस चलता है, भंवर सिंह को जेल भेज दिया जाता है। अब इधर भंवर सिंह जेल चले जाते हैं। अब इधर धीरे धीरे जो बिजनेस चल रहा था, रोहित ने देखा कि वो बिजनेस अब धीरे धीरे पिताजी के ना रहने के बाद, यानी जगन्नाथ के खत्म होने के बाद, जगन्नाथ के एक्सीडेंट में मरने के बाद वो धंधा धीरे धीरे चौपट हो रहा है। और इधर इंटर की पढ़ाई थी, बेटे सोहित का हाई स्कूल का एग्जाम था। हालांकि दोनों बच्चे जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए, रोहित इंटर का एग्जाम देता है और सोहित जो है वो हाई स्कूल का एग्जाम देता है। कुछ दिन बाद रिजल्ट आ जाता है और रोहित अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, क्योंकि रोहित शुरू से ही पढ़ने में तेज था और सोहित भी अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। दोनों भाई पास हो जाते हैं। आज बहुत दिन बाद घर में खुशियों का आलम था, क्योंकि दोनों का रिजल्ट आ चुका था और दोनों अपने अपने मंसूबों में, अपने अपने पढ़ाई में कामयाब हो चुके थे। सोहित अपने छोटे भाई सोहित से कहता है कि सोहित देखो, अब जिस स्कूल में हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें फीस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फीस है, और पिताजी अब रहे नहीं, घर में कोई जिम्मेदारी संभालने वाला नहीं है। ऐसे में मैं क्या करता हूं कि एडमिशन किसी दूसरे विद्यालय में ले लेता हूं जहां पर फीस थोड़ी सी कम हो, और तुम इस स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम इसी स्कूल में लगातार पढ़ते रहो। सोहित कहता है कि नहीं भैया, ऐसा करो कि मुझे किसी छोटे स्कूल में नाम लिखवा दो और आप इसी में पढ़ाई करो। लेकिन रोहित कहता है कि देखो पिताजी नहीं है, तुम छोटे हो, अगर मैं ऐसा करता हूं तो समाज वाले यही कहेंगे कि देखो बड़े भाई ने दिमाग लगा लिया, अपना अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और छोटे भाई को दूसरे स्कूल में पढ़ा रहा है जिसमें कम फीस लगती है। तो सोहित मान जाता है, छोटा था तो सोहित मान जाता है। सोहित कहता है कि ठीक है रोहित भैया, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही करता हूं। अब रोहित क्या करता है, सोहित का एडमिशन उसी स्कूल में हो जाता है जिसमें वो लोग पढ़ रहे थे। अच्छी खासी फीस जाती थी, अच्छे खासे पैसे स्कूल की फीस भरनी पड़ती थी। रोहित अपना एडमिशन एक सामान्य स्कूल में करा लेता है, एक सरकारी स्कूल में करा लेता है जहां पर फीस बहुत कम लग रही थी। अब रोहित धीरे धीरे पढ़ने लगता है। रोहित अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में पहुंच चुका था। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में पहुंचने के बाद वो जैसे ही क्लास अपनी ज्वाइन करता है, क्लास में आना जाना शुरू करता है, तो वो देखता है कि उसी क्लास में उसके ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एक लड़की आई है जिसका नाम सेजल है। सेजल और रोहित की निगाहें एक दूसरे से मिलती हैं, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और जब रोहित सेजल से एक दिन पूछता है कि सेजल तुम्हारा घर कहाँ है, तो सेजल पूरा अपना पता बताती है। पता बताने के बाद कहती है कि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। अच्छा, सेजल के घर में सेजल अपने माँ बाप की एक लौती औलाद थी और ठीक ठाक संपन्न घर से आती थी। अब सेजल और रोहित एक दूसरे से मिलने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं तो दोनों में दोस्ती बहुत तगड़ी हो जाती है। इधर रोहित के ऊपर पढ़ाई का भी भार था, घर परिवार भी चलाना था, और पिता का जो बिजनेस था उसे भी स्कूल से आने के बाद संभालना था। अब रोहित धीरे धीरे सेजल से किनारा कसने लगता है। सेजल एक दिन रोहित से कहती है कि रोहित, तुम मुझे छोड़ क्यों रहे हो, तुम तो मुझसे प्यार करते हो। तो वो कहता है रोहित सेजल से कि देखो मेरे ऊपर जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उससे बढ़कर जीवन में मेरे लिए कुछ नहीं है, इसलिए सेजल मुझे माफ करना, मैं तुमसे प्यार तो कर सकता हूं लेकिन आगे मैं कोई भी स्थिति में तुम्हारे साथ, आगे की रास्ता मैं तुम्हारे साथ तय नहीं कर सकता हूं। सेजल भी कहती है कि ठीक है। स्थिति धीरे धीरे ये आ जाती है कि सेजल बार बार रोहित को कहने लगती है कि तुम मुझसे शादी करो। अब रोहित बिना कुछ सोचे समझे अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है। जब उसकी माँ को ये सब बातें पता चलती हैं और छोटे भाई सोहित को पता चलती हैं कि उसने पढ़ाई छोड़ दी है, तो पूरा घर परिवार मिलकर बहुत समझाता है रोहित को, लेकिन रोहित कहता है कि मैं अब पढ़ाई नहीं करूंगा। अब स्कूल जाना बिल्कुल तरीके से बंद कर देता है। पिताजी का जो बिजनेस था उसे ही करने लगता है और धीरे धीरे वो बिजनेस में महारत हासिल कर लेता है। धीरे देखते देखते जिस स्तर पर उसके पिताजी ने बिजनेस को आगे बढ़ाया था
उससे कई कदम आगे वो निकल जाता है, लोगों के बीच में एक सफल व्यापारी बनकर उभरता है। और जब उसके पास बेतहाशा पैसे आने लगते हैं, कई साल गुजर जाते हैं, 5-7 साल और गुजर जाते हैं, जिंदगी ठीक ठाक से चलने लगी थी। रोहित की बहुत शादी आती है, एक से एक बढ़कर लड़की वाले आते हैं, दान दहेज सब कुछ देने वाले, लेकिन रोहित किसी भी शादी को नहीं मानता है। उससे जब उसके घर वाले इसके पीछे का कारण पूछते हैं तो रोहित कहता है कि मैं आजीवन सिंगल ही रहूंगा, आजीवन अकेला रहूंगा, ये मेरी मर्जी है, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। जब उसका भाई सोहित एक दिन उससे बैठकर पूछता है कि भैया इसके पीछे की वजह क्या है, तब वो कहता है कि भाई इसके पीछे की वजह यह है कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं शादी कर लूं और कोई मेरी पत्नी बनकर आए और तुम्हें वो अलग दृष्टिकोण से देखने लगे, और मां भी अब बूढ़ी हो चुकी हैं, इस प्रकार जमाना देख रहे हो, घर में कलेश होगा, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। अब धीरे धीरे और समय गुजरने लगता है। अब वह उस स्थिति में आ चुका था कि जब उसकी शादी देखने वाले बंद कर चुके थे क्योंकि उसकी काफी उम्र हो चुकी थी। अब वो अपने भाई को, उसका भाई सोहित रोहित से कहता है कि भैया मुझे विदेश पढ़ने जाना है। तो वो कहता है कि ठीक है भाई, तुम विदेश पढ़ो, चाहे जहां पढ़ो, पैसा तो मैं तुम्हें दे ही रहा हूं। अब वो अपने भाई को विदेश भेज देता है, अमेरिका पढ़ने के लिए। उसका भाई 3-4 साल बाद अमेरिका पढ़कर आता है। उसे इंडिया में एक जगह बहुत अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है, अच्छा खासा पैकेज मिलता है, अब मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिलने लगी थी। वो अपने भाई से एक दिन कहता है, बड़े भाई से, कि भैया मैं नौकरी अब छोड़ रहा हूं। तो उसका भाई उससे कहता है, रोहित, कि भाई देखो मैंने तुम्हें इतना पैसा लगा के अमेरिका पढ़ाया, अब तुम इंडिया में आ गए, तुम्हें एक अच्छी खासी हाई सैलरी की, हाई तनख्वाह की नौकरी मिल गई है, अच्छी कंपनी है, सब कुछ अच्छा है, अब तुम्हारे शादी भी देखने वाले आ रहे हैं। तब वो अपने भाई से कहता है कि भैया मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा और मुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है। तब उसके भाई का सीना गर्व से फूल जाता है कि चलो, जिस भाई को मैं पढ़ाकर बड़ा बनाना चाहता था, उसकी महत्वाकांक्षा अभी खत्म नहीं हुई है, वो जीवन में और आगे बढ़ेगा। वो पूरी तरीके से भाई को सपोर्ट करने लगता है। सोहित धीरे धीरे मन लगाकर अपनी नौकरी छोड़कर पढ़ाई करने लगता है, यूपीएससी की तैयारी करने लगता है, और उसके बाद कुछ दिन बाद ही वो पहला एग्जाम देता है, फेल हो जाता है, लेकिन दूसरे एग्जाम में उसका सिलेक्शन हो जाता है और बाकायदा वो आईएएस बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाता है, जिला अधिकारी बन जाता है। जिला अधिकारी बनने के बाद उसकी जब शादियां आने लगती हैं तो वो सारी शादियों को मना कर देता है। उसका भाई एक जगह उसकी शादी तय करता है, अच्छे खासे खानदान में अच्छी खासी लड़की थी, लेकिन सोहित अपने भाई को मना कर देता है, कहता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा, वो लड़की जो है वो भी अधिकारी है। तो उसका भाई कहता है कि ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें शादी करनी है, जो जैसा चाहो ऐसा कर लो, ये तो अच्छी बात है कि तुम भी अधिकारी हो, वो भी अधिकारी। रोहित अपने बड़े भाई रोहित को उस लड़की से मिलाता है और उसके बाद तारीख तय होती है, दोनों की शादी होती है धूमधाम से। दोनों की शादी होने के बाद दोनों अपने अपने जिले में जहां जहां उनकी पोस्टिंग होती है चले जाते हैं, और इधर रोहित अपना बिजनेस लगातार आगे बढ़ा रहा था। अब वो बिजनेस आगे बढ़ा रहा था, लेकिन एक चीज वो देख रहा था कि जिस भाई सोहित को उसने गले से लगाकर हाथ पकड़कर चलना सिखाया था, जिसे वो किसी जमाने में स्कूल ले जाया करता था, जिसे पिता के ना रहने के बाद वो एक बेटे की तरीके से पाल रहा था, जिसे अपने बिजनेस का बहुत सारा पैसा लगाकर अमेरिका पढ़ने भेजा था, वही भाई सोहित अब शादी के बाद धीरे धीरे बदलने लगा है। दिन क्या होता है कि सोहित की पत्नी सोहित से कहती है कि तुम्हारे भैया जो रोहित है उनके पास बहुत सारा पैसा है, और मैं इस नौकरी से भले ही मैं अधिकारी हूं लेकिन ऊब चुकी हूं। अपने भैया से ये कह दो कि वो जो गांव में जमीन है कुछ जो उनके नाम है और तुम्हारे भी नाम है, जो उनके नाम जमीन है वो वाली तुम्हारे नाम कर दे। हमें एक स्कूल खोलना है, बहुत अच्छा बड़ा सा स्कूल खोलना है बच्चों के लिए। तो सोहित कहता है कि देखो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा काम है। वो अपने भाई से चर्चा करता है कि भैया जो आपके नाम खेती बाड़ी प्रॉपर्टी है वो आप मेरे नाम कर दो। तो उसका भाई रोहित सोहित से कहता है कि सोहित देखो, इसमें नाम करने की क्या जरूरत है, तुम्हें तो पता है कि मैंने शादी नहीं की है और मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, और माँ को भी गुजरे हुए 1 साल हो चुका है। ऐसे में
कुछ दिन की बात और है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे ना रहने के बाद वो प्रॉपर्टियां तुम्हारी ही है, चाहे आज ले लो चाहे 10 दिन बाद ले लो, मेरे दुनिया से जाने के बाद ले लो। वो अपने पत्नी को बताता है सोहित, तो उसकी पत्नी उसे खूब भरती है। उसकी पत्नी उससे कहती है कि देखो तुम्हारे भैया व्यापारी नहीं है, वो संबंध के साथ भी व्यापार कर रहे हैं, उनके मन में कुछ ना कुछ खोट है। और ये बातें जैसे ही सोहित रोहित को फोन पर बताता है, रोहित कहता है कि भाई आप अगले दिन आ जाओ, हम चलते हैं, अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देते हैं। और अगले दिन सोहित और उसकी पत्नी दोनों अधिकारी आते हैं और उनका बड़ा भाई रोहित बाकायदा प्रॉपर्टी उनके नाम कर देता है। और नाम करने के बाद जहां पर रोहित का बिजनेस का दुकान थी बड़ी सी, जहां पे वो अपना धंधा किया करता था किराने का, 10-15 दिन बाद एक नोटिस आती है कि ये दुकान आपको खाली करनी पड़ेगी। जब वो नोटिस पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि ये दुकान अब आपकी नहीं रह गई है, इस दुकान की संपूर्ण जिम्मेदारी सोहित की होगी, थी इस दुकान के असली वारिस हैं और आप ये दुकान नोटिस मिलने के 10 दिन बाद खाली कर दीजिए। अब जब रोहित उस नोटिस को पढ़ता है तो बैठकर बड़ा रोता है, बहुत परेशान होता है। वो सोचता है कि भाई ने तो मुझसे धोखे में आकर मेरी पूरी प्रॉपर्टी ही जब्त कर ली, मेरी पूरी जमीन ही ले ली, अब मैं क्या करूंगा। वो अपने भाई को कई बार मिलने की कोशिश करता है, कई बार फोन मिलाता है, उसकी पत्नी को भी फोन मिलाता है, पत्नी फोन उठाती है और ना ही सोहित फोन उठाता है। रोहित जान जाता है कि उसके सगे भाई, उसके छोटे भाई ने उसके साथ धोखा कर दिया है, उसके साथ गलत कर दिया है। हालांकि वो तय समय सीमा की तारीख से 2-4 दिन पहले ही उनको छोड़ चुका था, उस दुकान को खाली कर चुका था। अब वो अपने लिए किराए का एक बड़ा सा हॉल या कमरा ढूंढता है, लेकिन उस क्षेत्र में ऐसा कमरा या ऐसी दुकान नहीं थी जिसमें रोहित अपना बिजनेस चला पाता। अब धीरे धीरे पूरी तरीके से बिजनेस जीरो पर आ जाता है। रोहित का चलता हुआ अच्छा खासा आमदनी देने वाला धंधा पूर्ण रूप से बंद हो चुका था। अब रोहित गलत रास्ते पर भी आ चुका था। वो परेशान होते होते शराब का काफी मात्रा में सेवन करने लगा था और स्थिति धीरे धीरे ऐसी आई कि उसके पास अब ना घर था, ना दुकान थी, ना मकान था, ना धंधा। उसे कुछ दिन बाद खाने के लाले पड़ने लगते हैं। कुछ दिन तो गांव वाले खिलाते हैं, लेकिन जब वो जानते हैं कि रोहित अब पूरी तरीके से असहाय हो गया है, रोहित का चलता पुर्जा वैसे नहीं रहा, उसे खाना भी देना बंद कर देते हैं। अब रोहित की स्थिति ये आ गई थी कि वो रोड पर भीख मांगकर खाने लगता है। और एक दिन रोहित रोड पर बैठकर भीख मांग ही रहा था कि अचानक एक कार आकर रुकती है और कार से एक महिला उतरती है। और कार से जब महिला उतरती है, वैसे ही रोहित अपना हाथ फैलाकर उस महिला से कहता है कि बहन जी मुझे 150 रुपए दे दो, मैं पिछले 3 दिन से भूखा हूं। वो महिला जैसे ही उसकी आवाज सुनती है, वो कहती अरे तुम रोहित हो? तो वो कहता हाँ, तुम कौन? तो वो कहती है कि मैं सेजल हूं, पहचाना क्या? हम लोग एक साथ ही ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मिले थे। वो रोने लगता है। फिर वो सेजल से कहता है कि सेजल अभी तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं क्या कर रही हूं, क्या नहीं कर रही हूं, ये तुम बाद में पूछना, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी ये स्थिति कैसे हो गई। अब रोहित रो रो कर सेजल को अपने पूरी कहानी बताता है, अपनी पूरी दिल की हाल बताता है। अब सेजल उसे अपने कार में सवार करती है और एक होटल पर लेकर जाती है, उसे भर पेट खाना खिलाती है, उसके लिए कपड़े लाती है और उसके बाद कहती है कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलोगे। अब सेजल उसे एक जगह लेकर जाती है। जब रोहित और सेजल वहां पहुंचते हैं तो रोहित देखता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें बहुत सारे श्रमिक, बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो वो सेजल से पूछता है कि ये किसकी कंपनी है? तो सेजल कहती है कि ये मेरी कंपनी है। दरअसल पिताजी के मैं अकेली ही थी, तुम्हें पता ही है, और पिताजी भी बड़े व्यापारी थे और उनका कुछ दिन बाद ही हार्ट अटैक से निधन हो गया था और उसके बाद से मैं कंपनी चला रही हूं। आज की तारीख में मेरे पास करीब 5 कंपनियां हैं। तो वो सेजल से कहता है कि चलो ठीक है, इस बहाने मुझे नौकरी तो मिल जाएगी। तो सेजल उसे गले से लगाती है और कहती है कि अरे पागल, मेरी दुनिया में कोई नहीं है, मैंने भी शादी नहीं की क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती थी। तुम नौकरी की बात कर रहे हो, तुम यहीं पर रहो।
वो एक फ्लैट की चाबी पकड़ाती है, कहती है कि ये मेरा फ्लैट है और जस्ट सामने वाला तुम्हारा फ्लैट है, जब भी तुम्हारी मर्जी तुम मेरे फ्लैट में चले आना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और तुम नौकर की हैसियत से नहीं बल्कि इन पांचों कंपनियों को एक मालिक की हैसियत से संभालोगे और इनकी देखरेख करोगे। रोहित क्योंकि धंधा किया था, बिजनेस किया था उसने बहुत पहले और एक कुशल व्यापारी था, इसलिए वो अब सेजल की कंपनी में उसके साथ सहकर्मी बन के काम करने लगता है और धीरे धीरे 1 साल का वक्त गुजर जाता है और अब सेजल के पास 5 नहीं बल्कि 10 कंपनियां हो चुकी थी। सेजल और रोहित लगातार व्यापार में, धंधे में, बिजनेस में एक से बढ़कर एक मुकाम हासिल कर रहे थे और इधर उसका भाई सोहित जो एक जिले का बड़ा अधिकारी, जिलाधिकारी होता है, उसे सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के किसी मामले में सस्पेंड कर दिया जाता है और की पत्नी चूंकि बहुत ही लालची थी, पैसे की बहुत मोही थी, पैसे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो भी जिस जिले में रहती है वहां पर लगातार भ्रष्टाचार करती रहती है। इसलिए सेजल को भी भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इधर दोनों लोग रोड पर आ चुके थे, पर सरकार द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा था और वो एक जिले में मुकदमे की सुनवाई के दौरान पति पत्नी दोनों एक साथ जाते हैं और जाने के बाद वो एक होटल में कमरा लेकर रुकते हैं। जब कमरे से वो बाहर निकल ही रहे थे तो देखते हैं कि उनका भाई रोहित अंदर आ रहा है, वो भी अच्छा खासा कपड़ा पहने, अच्छी खासी गाड़ी से उतरता है। जब सोहित रोहित को देखता है तो कहता है ये तो भैया हैं, ये तो एकदम भिखारी हो चुके थे, रोड पर आ चुके थे। तो अपने भाई के पास जाता है, पूछता है कि भैया आप यहाँ कैसे। अपने छोटे भाई सोहित को बताता है जो ये होटल तुम देख रहे हो 5 स्टार होटल है, ये किसी और का नहीं मेरा ही होटल है। रोहित अपने बड़े भाई रोहित से कहता है भैया आपने ये सब कैसे किया, तो सारी दास्तान बताता है कि कैसे वो इस मुकाम तक फिर से दोबारा वापस लौटकर आ गया। अपने भाई रोहित से बहुत बार हाथ जोड़ता है, उसकी पत्नी भी हाथ जोड़ती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अंततः रोहित अब माफ करने के मूड में नहीं था और ना ही रोहित ने माफ किया। दोस्तों तो ये थी आज की कहानी। कमेंट बॉक्स में हमें आप अपनी राय ये बताएं कि क्या सोहित और सोहित की पत्नी को रोहित को माफ कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद बस इतना था कि आदमी भले ही मजबूरी में आ जाए लेकिन उसके पास हुनर है, उसके पास सोचने की ताकत है, उसके पास अच्छे संबंध हैं, तो वो कभी ना कभी मजबूरी में आने के बाद वो फिर से उठकर खड़ा होता है, चलने लगता है, दौड़ने लगता है अपने लक्ष्य की तरफ, फिर से अग्रसर हो जाता है। कि गलत करने वाले के साथ भले ही कुछ दिन के लिए अच्छा हो, एक ना एक दिन समय ऐसा जरूर लौट कर वापस आता है जब पाप का घड़ा पूरी तरीके से भर जाता है, जैसे सोहित और उसकी पत्नी का भर चुका था। अब उन लोगों के नाम जिन लोगों का प्यार आशीर्वाद कमेंट हमें पिछली वीडियो पर प्राप्त हुआ था, उनके नाम है शेषमणि। इनमें जो नाम है दोस्तों, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहानी को कहां से सुनते हैं वो नहीं लिखते हैं, तो कृपया आपसे मेरा फिर से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ये जरूर बता दिया करें ताकि मैं भी समझूं कि मेरी कहानी आप लोग कहां से प्यार दे रहे हैं, कहां से सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल उनके नाम है शेषमणि, विजय गोयल, सुरेंद्र शर्मा भिवानी हरियाणा से हैं, दीपक तिवारी हैं, पवन कुमार शर्मा हैं, बलिराम जौनपुर यूपी से हैं, चरण सिंह मौर्य गोरखपुर यूपी से हैं, नितिन जाधव हैं गुजरात से, सर्वेश कुमार छिबरामऊ कन्नौज से हैं, शिवशंकर मिश्रा रायबरेली से हैं, डॉक्टर लालचंद हैं, शेख आजाद अली उड़ीसा से हैं, आनंद पटेल खंडवा एमपी से हैं, सुशील जायसवाल मुंबई से हैं, प्रभाकर सिंह इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, अर्जुन शर्मा कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हैं, स्वीटी सिंह हैं राय अंडमान से हैं, रोहित कुमार राज प्रजापति, मोनिका पांडे किसनी मणिपुर, आत्माराम प्रजापति इंदौर मध्य प्रदेश, गंगाधर कांवले, रंजीत कुमार गया बिहार, राधे श्याम शर्मा सुल्तानपुर से हैं और अमित सिंह हैं। इन लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें पिछली वीडियो पर प्राप्त हुआ था। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने जानने वाले दोस्तों, इष्ट मित्र जो भी हैं, आप जिनको जानते हैं उनको कहानी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जाते जाते बस इतना ही कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही एक नई सामाजिक कहानी के साथ हम फिर से मिलते हैं आपको जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।